नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज कालरा आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके रोम रोम को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा वाकया जो सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पे एक कलंक है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से महसूस होगी। एक सच जो शायद आपको नींद नहीं लेने देगा। ये कहानी एक औरत की, एक पत्नी की, एक माँ की, एक ऐसा हैवानियत का नमूना है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। मिट्टी भी रो पड़ी थी, आसमान भी गुनगुना गया था। जिस प्यार की कसम थी वही प्यार खून बना गया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच मैं आज आपके सामने लाने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। 18 जनवरी 2025 दोपहर के 3 बजे हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपने इन-लॉज के साथ आता है और रोते हुए ये कहता है कि उसकी पत्नी माधवी घर से जाने के बाद अभी तक नहीं लौटी है। 16 जनवरी को माधवी ने फोन नहीं उठाया। माँ को लगा कि शायद वो अपने घर के कामों में बिजी होगी, मगर जब पूरा दिन बीत गया और अब तक कोई जवाब नहीं आया तो माँ का दिल घबरा गया। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता था कि जब यह माँ और बेटी की आपस में बात ना हो। अगले दिन फिर फोन किया, इस बार वही सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अब माँ ने अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन लगाया। दिल धड़क रहा था, लेकिन जो जवाब मिला उसने माँ के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, मुझे लगा कि वो मायके चली गई होगी। 2 दिन, पूरे 2 दिन बीत गए थे। माधवी ना तो घर पहुंची और ना किसी के संपर्क में थी। माँ का मन कांप गया था। क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? क्या वो सच में घर से चली गई या फिर दोनों तरफ बेचैनी बढ़ गई थी। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी अनबन थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, मुझे लगा कि वो मायके चली गई होगी। 2 दिन, पूरे 2 दिन बीत गए थे। माधवी ना तो घर पहुंची थी और ना ही किसी के संपर्क में थी। माँ का मन कांप गया था। क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? क्या वो सच में घर से चली गई थी या? दोनों तरफ बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी अनबन थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? जो सच सामने आने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। माधवी के माँ बाप नंदियाल से 300 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के घर चिलेला घोड़ा के लिए निकल गए थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। क्या सच में सिर्फ झगड़ा था या फिर कुछ और? जब वो जिलेला घोड़ा पहुंचे तो बिना वक्त गवाए अपने दामाद गुरुमूर्ति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, मगर उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था, ये तो एक खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। माधवी को आखिरी बार गुरुमूर्ति ने ही देखा था, तो पुलिस ने पहले उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। गुरुमूर्ति ने बताया कि 2 दिन से माधवी अपने घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि संक्रांति का फेस्टिवल वो अपनी बहन के घर बदनपेट में मनाने का सोच रहा था। मेरे बच्चे भी वहीं रुके थे क्योंकि वो वहाँ छुट्टियाँ मनाने गए थे। सोचा सब मिलके संक्रांति मनाएंगे। तेलंगाना में संक्रांति का त्यौहार बहुत ही धूम से मनाया जाता है। 4 दिन पहले से ही त्यौहार का माहौल दिखने लगता है। पर माधवी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने झगड़ा किया और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो सिर्फ गुस्से में ही निकल गई थी तो फिर 2 दिन से किसी से बात क्यों नहीं की? वो सच में घर छोड़कर चली गई थी या फिर उसके साथ कोई ऐसी बात हो गई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता? जो सच सामने आने वाला था वो रातों की नींद उड़ाने वाला था। गुरुमूर्ति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इतना बड़ा फेस्टिवल और माधवी ऐसे रिएक्ट कर रही है। उसका गुस्सा चढ़ गया, लेकिन इस बार उसने माधवी को रोका नहीं, ना मनाया। और जब माधवी देर रात तक घर नहीं पहुंची, उसने अपने दिल को यह समझाया कि जो भी हो वो बच्चों के लिए जरूर वापस आएगी। पर क्या सच में ऐसा होने वाला था? उसी रात गुरुमूर्ति अकेले अपनी बहन के घर गया, जहां उनके बच्चे रुके हुए थे। बच्चों ने मासूमियत भरी आंखों से सवाल किया, पापा, मम्मा कहाँ है? उसने झूठ कह दिया, मम्मा अपनी दोस्त के यहाँ गई है बेटा।
वो नहीं चाहता था कि बच्चे परेशान हो। सुबह हुई। जैसे ही गुरुमूर्ति ने माधवी को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ था। एक पल के लिए सोचा कि शायद गुस्से में बंद कर दिया होगा, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका ड्यूटी का वक्त हो रहा था। रोज की तरह वो कंचन बाग के डीआरडीओ के ऑफिस में चला गया। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन आज दिल बेचैन था। शाम को जब ड्यूटी खत्म करके वापस घर आया तो एक उम्मीद थी, माधवी घर आ चुकी होगी, लेकिन माधवी घर पर नहीं थी। अब उसका दिल भारी होने लगा। फिर से फोन लगाया, लेकिन इस बार फोन नॉट रीचेबल था। अब उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। क्या माधवी सच में गुस्से में थी या फिर कुछ और हो चुका था? बुरे ख्याल दिमाग में आने लगे थे। कहीं कोई वो माधवी का पता लगाने के लिए अपने रिश्तेदारों को फोन लगाने ही लगा था, तभी फोन बजता है। माधवी की माँ का कॉल था। उसने बिना वक्त गवाए माधवी की माँ को सब कुछ बता दिया, मगर उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ उसकी ही नहीं, सबकी दुनिया हिला देगा। पुलिस को पहली नज़र में ये सिर्फ एक आम मिसिंग रिपोर्ट लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाने लगी, एक नया किरदार कहानी में एंटर करता है और उसके एक एक शब्द ने पुलिस केस का रुख बदल दिया। उसने जो खुलासे किए, उन्हें सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ उसने बताया, उसने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक पल के लिए तो जैसे सबकी सांसें थम गई हो, और अगले ही दिन ये केस पूरी मीडिया में था। वेलकम टू इंडियन रियल स्टोरीज। ये कहानी है माधवी और गुरुमूर्ति की, वेंकट माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति की। एक ऐसे केस की कहानी जो शुरू तो एक मिसिंग रिपोर्ट से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पर्दा उठता गया, वैसे वैसे सच और भी भयानक होता गया। एक ऐसा सच जो सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दे। एक ऐसा राज जो भरोसा करना मुश्किल कर दे। तो चलिए इस केस की एक एक परत को खोलते हैं। शुरू करते हैं वेंकटा माधवी की सच्ची कहानी। शादी 2012 में हुई थी। एक खास दिन जो दो जिंदगियों को जोड़ने वाला था। शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट में बस गए। एक प्यारी सी जिंदगी वहां से शुरू होती है। 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ एक आम सुख शांति भरी जिंदगी जैसा लगता था, लेकिन जो दिख रहा था, क्या वाकई में सिर्फ उतना ही था? गुरुमूर्ति एक एक्स आर्मी मैन था। डिसिप्लिन, अनुशासन और एक सख्त सोच, यही उसकी पहचान थी। वो नायब सूबेदार की नौकरी करता था, जबकि माधवी एक सिंपल हाउसवाइफ थी। 17 साल की ड्यूटी के बाद जब 2022 में रिटायरमेंट लिया, तो हैदराबाद के जिलेला घोड़ा के वेंकटेश्वर कॉलोनी में वो शिफ्ट हो गया। वहाँ 2 मंजिला का घर किराए में लिया और सबको एक नया जीवन मिलने वाला ही था। पर यह जीवन कितना नया था या फिर कुछ और छुप रहा था? फिर आता है 16 जनवरी 2025। एक दिन जो माधवी के माँ बाप के लिए सिर्फ एक और आम दिन लग रहा था, पर यह दिन आम नहीं था। उस रात पति और पत्नी के बीच एक छोटी सी नोक-झोंक होती है। एक रोज का झगड़ा, जैसा कि हर एक घर में होता है। गुरुमूर्ति के कहने के मुताबिक माधवी गुस्से में घर से निकल गई थी। बस इतनी सी बात। लेकिन अगर सब कुछ इतना सिंपल था, तो पुलिस इस केस में इतनी रुचि क्यों ले रही थी? माधवी गई थी, लेकिन कहां? अगर गुस्से में गई थी, तो वो वापस क्यों नहीं आई? सबसे बड़ी बात, अगर वो गई थी तो उसका फोन कौन यूज कर रहा था? पुलिस जैसे जैसे केस की तहकीकात करती गई, सवालों के जवाब मिलने के बजाय नए नए राज सामने आने लगे। और फिर जब सच सामने आया तो जो सुना उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले माधवी के आसपास के लोगों से पूछताछ करने से की, लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। उनके पड़ोसियों को तो ये तक नहीं पता था कि माधवी 2 दिन से घर में नहीं है। वो गायब है। कोई उसे देखता भी नहीं था।
और किसी ने उसके आने जाने की कोई आवाज भी नहीं सुनी। कैसे हो सकता है एक इंसान अपने ही घर से गायब हो जाए और किसी को कुछ उसके बारे में पता ना हो। कुछ पड़ोसी तो संक्रांति का फेस्टिवल मनाने अपने गांव चले गए थे और जो यहाँ थे उन्हें भी माधवी और गुरुमूर्ति के बारे में सादा मालूमात नहीं थी। इतने साल एक जगह रहने के बाद भी कोई इनको जानता तक नहीं था। ये दोनों किसी से बात भी नहीं करते थे, ना ही मिलना जुलना था। बच्चों तक का भी किसी से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस को ये सब बहुत ही अजीब सा लगने लगा। एक पूरा परिवार जो दुनिया से कटा हुआ रहता था, क्या ये सिर्फ एक आदत थी या इसमें कोई राज छुपा हुआ था? और तभी एक नए शख्स की एंट्री होती है। ये आदमी कोई और नहीं, माधवी के मामा थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस से बात की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दी। माधवी अब कभी वापस नहीं आएगी, उन्होंने सीधा पुलिस से कह दिया। और जो बात उन्होंने बताई उसने इस केस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पुलिस से बताया कि माधवी को गुरुमूर्ति ने मार डाला है। ये बात खुद गुरुमूर्ति ने उसे डर के बताई। लेकिन पुलिस के लिए सिर्फ एक बयान काफी नहीं था, अब सबूत की तलाश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने अपनी छानबीन तेज की, सबसे पहला कदम सीसीटीवी फुटेज देखना था। पुलिस ने एरिया के कैमरास चेक किए और जो दिखा उसने शक को और गहरा कर दिया। 15 जनवरी की रात सीसीटीवी फुटेज में माधवी और गुरुमूर्ति घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद माधवी एक भी बार फुटेज में नहीं दिखी। क्या माधवी उस घर से कभी बाहर आई ही नहीं थी? अगर नहीं तो फिर वो गई कहाँ? या फिर उस घर के अंदर ही उसके साथ कुछ हो चुका था? पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस घर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनका शक अब गुरुमूर्ति पर और भी गहरा हो गया था। अगर उसकी पत्नी सच में मिसिंग थी तो उसने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल, जब घर के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है तो माधवी गायब कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने गुरुमूर्ति को इंटरोगेशन के लिए बुलाया। शुरू में उसने चुप रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखी तो वो टूट गया। और जो उसने बोला वो सिर्फ एक मिसिंग केस ही नहीं बल्कि एक भयानक सच था। उसने पुलिस को सब कुछ सच बताते हुए ये कहा कि 16 जनवरी की सुबह एक और बहस शुरू हो गई। इस बार माधवी अपने मायके नहीं बल्कि अपनी बहन सुजाता के घर जाने की जिद कर रही थी। ये बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतार कर गुरुमूर्ति के मुंह पर मार दिया। पहले से ही गुस्से से भरा गुरुमूर्ति अपना आपा खो बैठता है। उसने माधवी का गला पकड़ा और जोर से उसे धक्का दिया और उसका सर दीवार से जाकर टकरा गया और इसी बीच माधवी बेहोश हो जाती है। माधवी की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन गुरुमूर्ति का गुस्सा अब उसके बस में नहीं था। उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और उसने उसका गला जोर से दबा दिया, तब तक जब तक उसकी सांसें जान से उखड़ ना गई हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसने उसकी लाश को क्या किया, और उससे भी बड़ा सवाल ये था दोस्तों कि क्या पुलिस कभी उसे ढूंढ पाएगी। गुरुमूर्ति अब माधवी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरीका सोचने लगा। उसे पता था कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक उसका जुर्म साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके दिमाग में एक मलयालम मूवी सूक्ष्मदर्शिनी का एक सीन याद आया। इस सीन में एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद उसकी बॉडी केमिकल से गलाने लगता है और फ्लश कर देता है। उसको बॉडी छुपाने का आइडिया मिल गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसको नहीं पता था कि उस मूवी में कौन सा केमिकल यूज किया गया है। उसने तुरंत इंटरनेट पे रिसर्च शुरू कर दी। ऐसा कौन सा हाउसहोल्ड आइटम है जो बॉडी को तोड़ सके। घंटों तक दिमाग लड़ाने के बाद उसने एक खौफनाक फैसला लिया। माधवी की बॉडी को बाथरूम में ले गया और उसके कपड़े उतारे और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। कुछ टुकड़ों को वो वाटर हीटर में बॉईल करने लगा और कुछ को डायरेक्टली रोस्ट करने लगा। जब बॉडी जलने लगी तो घर में धुआं और एक अजीब सी स्मेल फैलने लगी। धुआं ज़्यादा होने लगा तो उसको मजबूरन खिड़की खोलनी पड़ गई। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
आसपास के लोग इस अजीब सी स्मेल से परेशान होने लगे। उन्होंने देखा कि ये बदबू और धुआं गुरुमूर्ति के घर से निकल रही है। लोगों ने दरवाजा खटखटाया और सवाल करने लगे। गुरुमूर्ति ने तुरंत एक और झूठ गढ़ दिया, मैं बकरे का सर पका रहा हूँ, इसलिए स्मेल बढ़ गई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लोगों के पास शक करने का कोई वजह नहीं था, इसलिए सब वापस चले गए। जैसे ही लोग वापस गए, वो फिर से बॉडी पार्ट्स पकाने लगा। उबलने की वजह से मांस आसानी से हड्डियों से अलग हो गया। उसने सॉफ्ट हड्डियों को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना दिया। मांस के टुकड़ों को वो टॉयलेट में फ्लश कर दिया। वो बार बार फ्लश करता रहा और हड्डियों के पाउडर को वो पेंट के बकेट में डालकर घर से 4 किलोमीटर दूर एक लेक में ले जाकर बहा दिया। बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज करने के बाद वो घर वापस आया। घर की जमीन पर लगे खून और निशान को डिटर्जेंट से और फिनाइल से साफ करने लगा, तब तक जब तक सारे निशान मिट ना जाए। फिर रूम फ्रेशनर मार मार के घर की बदबू खत्म करने लगा। उसने एक एक कोना चेक किया, कहीं कोई सबूत ना बच जाए। वो मेक श्योर करना चाहता था कि उस पर थोड़ा भी शक ना हो, लेकिन क्या वो बच पाएगा या उसकी एक छोटी सी गलती उसे फंसा देगी। वो संतुष्ट होने के बाद अपने बच्चों को उनकी बुआ के घर से लेने चला गया। गुरुमूर्ति ने यह पूरा इंसिडेंट पुलिस को बेझिझक बताया। उसके कन्फेशन के बाद पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने ब्लू रे टेक्नोलॉजी से उस घर का एक एक एविडेंस इकट्ठा किया। ये टेक्नोलॉजी उन खून के निशान को दिखाने में मदद करती है जो आप नेकेड आई से देख नहीं पाते। एफएसएल की टीम ने बाथरूम से टोटल 16 एविडेंस इकट्ठा किए। ये केस मिलपेट कुकर के केस से मशहूर हो गया, क्योंकि सबको ये लगता था कि उसने अपनी बीवी की बॉडी कुकर में उबालकर जला दी। लेकिन पुलिस ने बताया कि इस केस में कुकर का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन 16 एविडेंस में कुकर का कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ। लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि इस घटना का उन मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। इसका भुगतान उन्हीं बच्चों को करना पड़ रहा है। आज गुरुमूर्ति जेल में है, अपनी सजा काट रहा है। जिस आदमी ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। उसने अपने अंदर के इंसान को ही मारकर एक ऐसे हैवानियत को दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी पत्नी को मारने के बाद उसी दिन बच्चों को घर ले आया। बच्चों को ये तक नहीं पता था कि जहाँ वो खेल रहे थे वहीं पे कुछ घंटों पहले ही उनकी माँ की लाश के टुकड़े किए गए थे। जिस बर्तन में वो खाना खा रहे थे, उसी बर्तन में उनकी माँ की बॉडी को उबाला गया था। जो उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, वही हाथ मौत का फरिश्ता बन गया। मासूम चेहरों से माँ की गोद छीनी, एक पल में बचपन उजड़ गया। गुरुमूर्ति ने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने की मांग की है। उसे अब भी यही लगता है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट से भी जीत जाएगा और अपने आप को इनोसेंट साबित करके निकल जाएगा। ये थी हैवानियत की एक सच्ची कहानी। अगर आप ऐसे और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपका दिल दहला देती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।